राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। विधायी शक्तियां। लोकसभा के साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां दी गई हैं। अवित्तीय विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदन समान स्तर पर हैं, लेकिन वास्तव में राज्यसभा की स्थिति दोनों बातों की दृष्टि से निर्बल है। प्रथम बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में मंत्रिपरिषद लोकसभा के दृष्टिकोण को ही अधिक ध्यान में रखेगी। उदाहरण के लिए यदि कोई विधेयक राज्यसभा में स्वीकृत लेकिन लोकसभा में अस्वीकृत हो गया हो तो संभावना इस बात की है कि इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। द्वितीय बात यह है कि संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण संभावना यह है कि विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होगी। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, किंतु व्यवहार में राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह का विलंब कर सकती है। ये लोकसभा द्वारा इच्छित विधेयक के पारित होने में स्थायी बाधा नहीं डाल सकती। अभी तक केवल 2 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। प्रथम बार 1961 में दहेज निषेध विधेयक के संबंध में मतभेद दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। 2 दिन की बैठक में मतभेद दूर हो जाने पर विधेयक पारित कर दिया गया। दूसरी बार मई 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। संयुक्त बैठक में यह विधेयक उसी रूप में पारित हो गया जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। संविधान संशोधन की शक्ति राज्यसभा की संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। व्यवहार के अंतर्गत अब तक 3 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति पैदा हुई। सर्वप्रथम 1970 में प्री पर्स समाप्त करने से संबंधित संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पारित होकर जब राज्यसभा में गया तब राज्यसभा के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। 1978 में जब लोकसभा द्वारा 45 से संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा के द्वारा इस संशोधन विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया गया। ऐसी स्थिति में लोकसभा और शासन के सम्मुख 2 मार्ग थे। समस्त संशोधन विधेयक को छोड़ दिया जाए, उसे उस रूप में स्वीकार कर लिया जिस रूप में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। लोकसभा के द्वारा दूसरे मार्ग को अपनाया गया। 1989 में लोकसभा द्वारा पारित 64 और 65 संविधान संशोधन विधेयकों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संबंधी विधेयक को राज्यसभा में 2/3 समर्थन नहीं मिला और इस प्रकार ये संविधान संशोधन विधेयक संसद से अस्वीकृत हो गए। इस प्रकार विभिन्न अवसरों 1970, 1978, 1989 में
राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन के संबंध में अपनी शक्ति का परिचय दिया गया। अब तक केवल एक संविधान संशोधन विधेयक 41वां संविधान संशोधन विधेयक जो बाद में छोड़ दिया गया राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया। शेष सभी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए गए। वित्तीय शक्ति, राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं, यद्यपि संविधान के द्वारा ही इस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे और इसे अधिक से अधिक 14 दिन रोक सकती है राज्यसभा। 14 दिन में या तो स्वीकृत कर देती है या नहीं करती है तो उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे तैयार किया। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यकारिणी पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली। विविध शक्तियां, प्रयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर कर सकती है। वे शक्तियां और कार्य इस प्रकार है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग केवल तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। 1 माह से अधिक की अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार का प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में केवल राज्यसभा से अनुमोदन ही आवश्यक है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेशों को भी यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। अन्य शक्तियां, राज्यसभा कुछ विशेष शक्तियां हैं, 2 शक्तियां हैं जिनका अलग अलग